एमकॉम जीएसटी की आज की कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भारत में जीएसटी के लागू किए जाने के कारण के क्या क्या कारण रहे हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हमें जीएसटी लागू करने पर विचार किया जाना पड़ा। साथ ही जीएसटी किन किन देशों में लागू की गई और उन जिन देशों में ये लागू की गई उनमें क्या परिणाम रहे, इन सब का हमने अध्ययन किया। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या है। जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि न केवल वस्तु के विक्रय पर बल्कि यदि वस्तु या सेवा की सप्लाई भी की जाती है तो उस पर भी जीएसटी चार्ज किया जा सकता था। अभी तक वैट या सेल टैक्स जो है वो किसी भी वस्तु के बिक्री होने पर ही चार्ज किया जाता है, लगाया जाता है। जबकि जीएसटी जो है यदि आप किसी भी सेवा का या किसी सामान का विक्रय कर रहे हो या भेज रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, अर्थात यदि कोई प्रधान कार्यालय अपने यहाँ से किसी वस्तु को अपनी शाखा में भेजता है तो भी उसको जीएसटी चार्ज करने के साथ ही भेज सकता है। बिना जीएसटी चार्ज किए वो अपनी शाखा को भी सामान नहीं भेज सकता है। जीएसटी में एक ही बिक्री पर एक ही माल ट्रांसफर करने पर दो प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, एक तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और एसजीएसटी जो है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये जो है टैक्स न केवल एक ही राज्य की में की जाने वाले बिक्री पर लगाया जाता है बल्कि यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में भी सामान का या सेवा का आदान प्रदान करते हैं तो उस पर भी जीएसटी लागू किया जाता है। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को माल बेचा, माल सपोज राजस्थान में बेचा है उसने, जयपुर से बीकानेर, ये जयपुर का रहने वाला है व्यापारी, और बी जो है वो बीकानेर का व्यापारी है। सपोज 1,00,000 रुपए का माल बेचा और उस पर 10% सीजीएसटी की रेट है और 8% 10% सीजीएसटी की रेट है और 8% एसजीएसटी की रेट है। तो 1,00,000 रुपए पर 10,00,000 रुपए के माल पर 1,00,000 रुपये सीजीएसटी बनता है और 80,000 रुपये एसजीएसटी बनता है। अब सपोज बी व्यापारी ने वही माल सी व्यापारी को, जो कि जोधपुर का रहने वाला है, 10,50,000 रुपये की लागत में बेचा, 50,000 रुपये उसे अपना प्रॉफिट शामिल किया। तो इस प्रकार से सी व्यापारी को बी व्यापारी सी व्यापारी से 1,00,000 रुपये सीजीएसटी के वसूल करेगा और 84,000 रुपये जो है वो एसजीएसटी के वसूल करेगा। इस प्रकार बी व्यापारी के द्वारा जो टैक्स दिया जाएगा वो 1,05,000 रुपये में से, चूंकि 1,00,000 रुपये वो पूर्व में ए व्यापारी को टैक्स के रूप में माल खरीदते समय उसने चुका दिए, अतः उसको केवल 5,000 रुपये टैक्स के चुकाने पड़ेंगे सीजीएसटी के रूप में। और इसी प्रकार से एसजीएसटी के रूप में 84,000 रुपये का टैक्स वो सी व्यापारी से वसूल करेगा और ए बी व्यापारी के द्वारा जो पूर्व में 80,000 रुपये का टैक्स चुका दिया गया है उस 80,000 रुपये की राशि कम करके 4,000 रुपये का टैक्स उसके द्वारा चुकाया जाएगा। और सरकार को इस प्रकार से 1,05,000 रुपये एसजीएसटी के रूप में केंद्र का सरकार को प्राप्त होंगे और इसी प्रकार से राज्य सरकार को 84,000 रुपये, चूँकि 80,000 रुपये ए व्यापारी के द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं और 4,000 रुपये बी व्यापारी टैक्स के भरेगा। इस प्रकार टोटल 84,000 रुपये का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी के रूप में प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से जो है जब वैट लागू किया गया था, वैट लागू करने से पहले सेल्स टैक्स था और सेल्स टैक्स में पहले स्टेट के द्वारा सेल्स टैक्स लिया जाता था और सेंट्रल के द्वारा सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स लिया जाता था। जब वैट लागू किया गया तो उस समय ये कहा गया था
कि केंद्र सरकार के द्वारा ये जो CST है ये धीरे धीरे ख़त्म कर दी जाएगी। और पहले जब सेल्स टैक्स का था तो 4% CST लगती थी, और बाद में जो है इस रेट को वैट के टाइम घटाते घटाते 2% लगा दिया गया है। लेकिन सरकार की मंशा अनुसार ये 2% जो टैक्स है वो घटाया नहीं गया है। यदि कोई व्यापारी रजिस्टर्ड व्यापारी होता है, अगर वो कोई इंटरस्टेट परचेज करता है, इंटरस्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई परचेज करता है या बिक्री करता है, तो उसे या तो 2% CST देना पड़ेगा या उसे सी फॉर्म देना पड़ेगा। तो सी फॉर्म भी दिया जाना भी, क्योंकि सी फॉर्म के लिए आपको सरकार में अप्लाई करना पड़ता है और सरकार के द्वारा सी फॉर्म जारी किए जाते हैं। उन सी फॉर्म्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आपको कितने सी फॉर्म प्राप्त हुए हैं और आपने किस किस पार्टी को कितने कितने अमाउंट का सी फॉर्म दिया है। तो उन सब का रिकॉर्ड बाद में डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है। तो सी फॉर्म भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रिकॉर्ड मेंटेन करने की और सरकार से सी फॉर्म प्राप्त करने की। तो ये सब जो है वो GST में टैक्स किस प्रकार वसूली करते हैं और केंद्र सरकार को कितना हिस्सा जाता है, राज्य सरकार को कितना हिस्सा जाता है, इत्यादि के बारे में। अब ये तो है, आप विद इन अगर सेल करते हो तो उसमें 2 प्रकार के टैक्स बिक्री पर या माल सप्लाई करने पर वसूल किए जाएंगे, सेवा प्रदान करने पर किए जाएंगे, CGST और SGST। एक होता है IGST। IGST जो है वो आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो जब हम किसी भी माल को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं या बेचते हैं, तो उस समय उस बिक्री पर IGST वसूल किया जाएगा। IGST जैसे सपोज आपने ए व्यापारी जो कि यूपी का रहने वाला है और बी व्यापारी राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है, तो बी व्यापारी जब ए व्यापारी से माल क्रय किया करेगा तो उसे IGST के रूप में टैक्स चुकाना पड़ेगा। और IGST जो है वो केंद्र सरकार का टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। लेकिन बाद में ये जो IGST आपने चुकाया है, बी व्यापारी जब अपने माल की बिक्री अपने स्टेट में राजस्थान में करेगा तो वो बिक्री पर जब CGST और SGST वसूल करेगा तो उसको IGST के रूप में इनपुट क्रेडिट मिलेगा। इनपुट क्रेडिट का मतलब होता है कि यदि आपने पूर्व में कोई टैक्स चुकाया है तो जब नई बिक्री आप करते हो तो उस पर जो आपको टैक्स देना है, पूर्व में चुकाए गए टैक्स की उसमें रिबेट मिलती है, क्रेडिट मिलती है, वो राशि उसमें कम करके शेष राशि चुकाई जाती है। तो इस प्रकार से IGST जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सप्लाई करने पर लगाया जाता है। और IGST जो है इसको भी बाद में जब CGST और SGST में से जब इसका टैक्स रिबेट या टैक्स क्रेडिट इनपुट के ली जाती है, तो ये भी एक तरह से बाद में है IGST स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट को SGST में से और CGST में से सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में से IGST कम करके इसकी भी टैक्स एडजस्टमेंट की जाती है। अब हमने ये तो कह दिया सरकार ने कि भाई सी फॉर्म GST लागू करने के बाद सी फॉर्म की बाध्यता खत्म कर दी गई है या आपका CST खत्म कर दिया गया है, वो तो ठीक है, खत्म कर दिया। लेकिन आपने IGST लागू कर दिया है। IGST का ये ठीक है, इसका टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा बाद में जब आप पुनः माल की बिक्री करोगे। लेकिन साथ में सरकार ने, चूँकि IGST में सरकार को अल्टीमेट टैक्स क्रेडिट देनी पड़ती है, तो कोई भी जो ट्रांजेक्शन हुई है उसका रिकॉर्ड कैसे रखें कि आपने कोई फर्जी बिल्टी तो नहीं बना ली है, माल ट्रांसफ़र नहीं किया है और आपने केवल बिल को बना लिया है और बाद में उसका इनपुट क्रेडिट ले लिया है। इन सबको चेक रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक रोड परमिट के रूप में ई-वे बिल की प्रणाली डेवलप की है। ई-वे बिल में क्या होता है कि जब भी आप किसी माल की बिक्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करोगे तो उसमें एक निश्चित राशि 50,000 रुपये से अधिक राशि का यदि माल ट्रांसफ़र किया है तो आपको ऑनलाइन ई-वे बिल निकालना पड़ेगा। ये ई-वे बिल जो है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल में जितने राशि का आपने माल भेजा है,
जितना आपने टैक्स कौन कितने रेट का टैक्स लिया है या किस ट्रांसपोर्ट से आपने माल भेजा है, उस ट्रांसपोर्टर का बाकायदा जीएसटी नंबर, और किस लॉरी से आपने भेजा है लॉरी नंबर इत्यादि सब अंकित होता है। तो उससे फिर आप को बाकायदा दिखाना पड़ेगा कि इसमें माल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ है, केवल बिल ही नहीं बना है। तो इस प्रकार से एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो आपका ट्रांसफ़र होगा, गुड्स का ट्रांसफ़र होगा या बिक्री होगी, उसको चेक करने के लिए ई-वे प्रणाली है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें बेसिकली समझनी पड़ेगी जीएसटी को पढ़ते समय, कि जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स वसूल करते हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पे कौन सा टैक्स लगता है। विद इन स्टेट जब आप कोई माल बेचते हो या खरीदते हो तो आपको किस प्रकार से एक ही बिक्री पर आपको दो प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी इत्यादि बातें हैं। तो आप विस्तृत अध्ययन के लिए आप रेफरेंस जो बुक्स हैं आपको अवेलेबल हो जाती है, या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस पर आप विस्तृत अध्ययन कीजिए। तो आपको प्रत्येक जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, एसजीएसटी है, इन सब का आपको बाकायदा विस्तृत विवरण मिलेगा। तो मैं सभी छात्राओं से निवेदन करूँगा कि ये चीज़ तो हम ब्रीफ में जो वीडियो के माध्यम से हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, लेकिन डिटेल स्टडी के लिए उनको जो किताबें रेफ़र की गई हैं, रेफरेंस किताबें हैं, ऑनलाइन मटेरियल है, उन सब के अध्ययन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करें। और यदि आपको स्वयं के पढ़ते समय कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो आप मुझसे कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य व्यक्तिगत रूप से भी आप मुझे संपर्क करके अपनी जो परेशानियां हैं, जो क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, डाउट्स जो हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के लेक्चर समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, चूँकि कोरोना काल है और हम फेस टू फेस बैठकर लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी छात्राओं को ये जो माध्यम हम लोगों ने चुना है, इससे सभी को फ़ायदा होगा। और इस जो समय है, क्रिटिकल समय है, इसकी भयानकता को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। और इसी प्रकार से आप कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से संपर्क में रहिएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।